हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इवोल्यूशनरी पढ़ाई विद आरती। लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए थे टॉपिक इकोनॉमिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। आज इस वीडियो में अभी हम कवर करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन, राइट। तो जब हमने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ह्यूमन वांट्स क्या अनलिमिटेड है और उसको सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। दैट्स वाई जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। तो अब लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव, क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है और उसको सेटिस्फाई करने वाले रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसमें से क्या करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है। द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। ठीक है, इसको आप समझो एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, ठीक है, उसको एट द सेम टाइम दो कंपनी से ऑफर आती है और एक कंपनी उसको ऑफर करती है, कंपनी ए है जो उसको ऑफर करती है 40K सैलरी, एंड दूसरी कंपनी है, कंपनी बी, उसको ऑफर कर रही है 35K सैलरी, राइट। अब उसके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, दोनों में से वो किसी एक ही जगह ज्वाइन कर सकता है ना, दोनों जगह तो सेम टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकता। अब आप कहोगे ऑब्वियस है, जहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है वहीं पे कोई ज्वाइन करेगा, बट हो सकता है वो इस वाली सैलरी पे ज्वाइन कर ले। क्यों? क्या पता वहाँ पे वर्किंग आवर्स थोड़ी कम हो, अदर कुछ और फैसिलिटीज़ मिल रही हो। तो फॉर एग्जांपल वो इसी कंपनी में इसी सैलरी पे ज्वाइन कर लेता है, तो वो दोनों जगह तो ज्वाइन नहीं कर सकता ना। तो अगर वो यहाँ पे ज्वाइन करता है तो उसको इस जॉब की कुर्बानी देनी पड़ेगी, या वो यहाँ पे ज्वाइन करता है तो उसको ये वाली जॉब छोड़नी पड़ेगी, राइट। तो अब आप इसको पढ़ो, द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन। जब आप एक अल्टरनेटिव को चूज कर लेते हो तो दूसरा जो अल्टरनेटिव है उसकी आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, वो आपको छोड़ना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या है? रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrificed to gain one additional unit of another commodity, right? मीन्स किसी दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए जो पहली कमोडिटी है उसकी जितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अभी आपको और क्लियर होगा, आप इस एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, कोई बच्चा है या, ठीक है, वो मार्केट जाता है और एट ए टाइम उसके पास उतने पैसे हैं, लिमिटेड पैसे हैं, ठीक है, इतने ही पैसे हैं कि वो मैंगो और ऑरेंज लेना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने ही पैसे हैं कि उसके पास ये अल्टरनेटिव बनते हैं, या तो वो 6 मैंगो ले, 6 मैंगो ले, तो ऑरेंज की वो कोई क्वांटिटी नहीं ले सकता, ठीक है। अगर उसके माइंड में आता है कि मैं एक ऑरेंज ले लेता हूँ, तो अगर वो एक ऑरेंज लेता है तो मैंगो की कितनी क्वांटिटी लेगा? 5, ठीक है। और अगर वो 2 ऑरेंज लेता है तो उसको मैंगो की 2 यूनिट और छोड़नी पड़ेगी, तो वो मैंगो कितने ले सकते हैं? 3, ठीक है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है ना, उतने ही पैसे हैं, ये अल्टरनेटिव बनते हैं उसको लेने के लिए। और अगर वो 3 ऑरेंज लेना चाहता है तो वो मैंगो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है। तो इट मीन्स जब वो ऑरेंज की एक्स्ट्रा यूनिट परचेज कर रहा है तो उसको मैंगो की कुछ यूनिट्स जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं। तो जैसे उसने एक ऑरेंज लिया तो एक मैंगो छोड़ा, 2 ऑरेंज लिए तो 2 मैंगो छोड़े, यहाँ पे उसको सेक्रीफाइड किया, एंड 3 ऑरेंज लिए तो यहाँ पे मैंगो की 3 यूनिट्स छोड़नी पड़ी। तो ये जो सेक्रीफाइड यूनिट है ना, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अभी आप इसको पढ़ो। रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। एडिशनल कमोडिटी की अनदर कमोडिटी की एडिशनल यूनिट लेने के लिए जो पहली कमोडिटी है उसकी जितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया जाता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक क्लियर होगा।
एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एट अ टाइम घर में लॉकडाउन लगा हुआ है, उतना ही मिल्क है या शुगर है जिससे हम एट अ टाइम 10 कप टी रेडी कर सकते हैं, राइट। और कॉफ़ी नहीं रेडी कर सकते, 10 कप टी रेडी हो जाएगी। मतलब अगर हम ये कॉम्बिनेशन लेते हैं, या अगर हम 1 कप कॉफ़ी रेडी करना चाहते हैं तो टी की 1 कप छोड़ना पड़ेगा, 9 कप टी रेडी हो सकती है। लाइक दिस, अगर हम 2 कप कॉफ़ी बनाते हैं तो 7 कप टी रेडी होंगे, अगर 3 कप कॉफ़ी बनाते हैं तो 4 कप टी रेडी होंगे। मतलब कि एक एक्स्ट्रा कप कॉफ़ी का रेडी करने के लिए हमें एक कप टी, फिर 2 कप टी, और फिर 3 कप टी, फिर 4 कप टी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक क्लियर होगा अच्छे से। अब आप इसको पढ़ो। रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, ठीक है। अनदर कमोडिटी के एडिशनल यूनिट बनाने के लिए, लेने के लिए जो पहली कमोडिटी है उसकी जितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइड किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट आप करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जस्ट लाइक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ही है, बस इसमें क्या फ़र्क है। MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशो है। रेशो किसकी, ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेक्रीफाइड। जितनी भी यूनिट सेक्रीफाइड की जा रही है एक कमोडिटी की, टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अनदर कमोडिटी की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो पहली कमोडिटी है उसकी जितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइड किया जाता है उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, MRT, ठीक है। जैसे इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1 कप कॉफ़ी बनाने के लिए 1 कप टी छोड़ी, ठीक है। तो कितना सेक्रीफाइड किया, 1 कप टी का 1 कप कॉफ़ी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा 1 कप कॉफ़ी रेडी करने के लिए हमें कितनी कप टी छोड़ने पड़ी, 2 कप, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट तीसरा कप कॉफ़ी का तैयार करने के लिए हमें कितने कप टी छोड़नी पड़ी, 3 कप, ठीक है। अगर हमें 4 कप कॉफ़ी रेडी करनी है तो हमें 4 कप कॉफ़ी को टी को छोड़ना पड़ा, ठीक। ये जो रेशो है दोनों के बीच में, MRT इज इक्वल टू चेंज इन यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइड एंड चेंज इन यूनिट्स प्रोड्यूस। इन दोनों के बीच में जो रेशो है दैट इज कॉल्ड MRT, राइट। आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो स्टूडेंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नथिंग अ कर्व विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मीन्स कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। मीन्स 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो प्रोड्यूस किया जा सकता है इकोनॉमी में विद गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, उनको उस कॉम्बिनेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस मीन्स कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हम मान के चलते हैं। अजम्पशंस क्या होता है, अजम्पशंस मीन्स मानना होता, सच्चाई में असल में होता नहीं है बट मान के चलना होता है, ठीक है। तो क्या अजम्पशंस है, फर्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट these resources can be transferred from one use to another, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है और बट उन रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। हम अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने एग्जाम्पल ली थी टी और कॉफ़ी की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने माना था कि हमारे पास एट द सेम टाइम रिसोर्स जो था मिल्क या ठीक है शुगर, वो सारे क्या थे, लिमिटेड थे। तो वो तो एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम थी, उसको हमने इमेजिन किया। बट ये इकोनॉमिक लेवल पे है कि हम ये मान के चलते हैं कि पूरे इकोनॉमी में रिसोर्सेज है वो फिक्स है,
ठीक है। बट दिस रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन यूज टू अनदर, बट उन रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे उसमें मिल्क क्या था, फिक्स मिल्क की जो अमाउंट थी वो क्या थी, लिमिटेड थी, बट मिल्क का यूज़ टी से कहाँ, कॉफ़ी में ट्रांसफ़र किया जा सकता था उसका यूज़, ठीक है। तो सेकेंड वन इज़ ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। सेकेंड एजम्पशन है कि हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस हो रही हैं। एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है ना, पता नहीं कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बट ये एजम्पशन है, हमने मान के चलना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज। हम ये मान के चलते हैं जो भी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं, लेबर, मशीनरीज जो भी हैं, सबका फुली यूटिलाइज हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही, कोई फ्री लेबर नहीं है, ठीक है, सबका अच्छे से यूज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं वो सभी प्रोडक्ट की प्रोडक्शंस में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इसको आप ऐसे समझो कि जो टी और कॉफ़ी का हमने लिया था एग्जांपल, उसको बनाने के लिए मिल्क और शुगर जो इनकी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन एक बनाने वाला भी तो चाहिए ना। तो जैसे मान लो मैं उस टाइम क्या कर रही हूँ, जो भी रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल थे उससे मैं ये कम्बिनेशंस टी और कॉफ़ी के रेडी कर रही हूँ, लेकिन मैं जितने अच्छे से टी बना सकती हूँ, जितनी टेस्टी टी बना लेती हूँ, उतनी टेस्टी मैं कॉफ़ी नहीं बना पाती। बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छे बनाती हूँ, ठीक है। बट अजम्पशंस है, हम मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, राइट, मान के चलना है। एंड लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, ये हमने शेड्यूल बनाया था टी और कॉफ़ी का, ठीक है। अब इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो ओ एक्स पे हम क्या ले लेते हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं कॉफ़ी, ठीक है, एंड ओ वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं टी, ठीक है। तो जब हम टी के 10 कप रेडी कर रहे थे तो हमारे पास कॉफ़ी क्या था, 0, कॉफ़ी नहीं बना पा रहे थे। जब टी के 9 कप, 8 और 10 के बीच में ये 9, ठीक है, जब टी के 9 कप हैं तो कॉफ़ी का 1 कप रेडी हो रहा है यहाँ पे। जब टी के 7 कप हैं, मीन्स 8 और 6 के बीच में, तो कॉफ़ी के 2 कप रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका, राइट। एंड जब टी के 4 कप हैं तब आपके कॉफ़ी के 3 कप रेडी हो रहे हैं, जो गिवन रिसोर्स है आपके पास। एंड जब आप कॉफ़ी के 4 कप रेडी करते हो तब आप टी नहीं बना पाते, आपके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस आपकी जो ये शेप आएगी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कुछ इस टाइप की आएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या PPC, राइट। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज नथिंग अ कर्व विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, that can be produced with given resources and technology. आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम करते हैं शिफ्ट इन PPC। यस स्टूडेंट्स, नाउ शिफ्ट इन PPC, ठीक है। तो अभी हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और PPC कर्व में हमने ये देखा कि किसी एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि दोनों ही गुड्स की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। उस टाइम पे हमारा PPC कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड, ठीक है। तो ये केस कब होता है, इसके क्या रीजंस हैं, रीजंस फॉर शिफ्टिंग PPC इन राइटवर्ड। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है कि रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि उस टाइम हमारे पास क्या था, मिल्क क्या था, लिमिटेड था, ठीक है। तो वो तो एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम थी,
लेकिन ये हम एक इकोनॉमी लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, तब हमारा पीपीसी कर्व ऊपर को शिफ्ट हो जाता है। सेकेंड वन, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाती है, दैट्स वाई पीपीसी कर्व शिफ्ट अपवर्ड, राइट। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो विदेशों से पैसा आता है, जब विदेशी कंपनियां इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, तब जो क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब जो हमारा पीपीसी कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, स्किल एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आती है, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी रीज़न से भी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है और हमारा पीपीसी का ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि पीपीसी का यहाँ ओ एक्स पे हम गुड एक्स ले लेते हैं एंड ओ वाई पे गुड वाई, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ये जो पीपीसी कर्व है ये डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड को शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। अब ये सिचुएशन कब अराइज होती है, इसके पीछे भी रीजंस हैं कि जब नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती हैं लाइक अर्थक्वेक, है ना, तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, उनमें स्कैर्सिटी हो जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो पीपीसी कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट। सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट, राइट, कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो पुरानी हो चुकी है, तो उससे भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड थर्ड वन इज़ रिड्यूस्ड फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब विदेशों से जो पैसा आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये रीजंस हैं फॉर शिफ्टिंग पीपीसी इन राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, राइट। तो ये हमारा टॉपिक कवर हो गया, पीपीसी कर्व एंड शिफ्टिंग इन पीपीसी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स स्टडीज द वे a society choose to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people, ठीक है। मीन्स कि इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक्स स्टडी करती है उन तरीक़ों का जो एक सोसाइटी यूज़ करती है, किस लिए, टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए जिन तरीक़ों का सोसाइटी यूज़ करती है उनकी स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। और उन रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेट यूजेस होते हैं, हमें पता है, और उनको क्यों यूज़ किया जाता है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। मीन्स इकोनॉमिक्स में उन तरीक़ों की स्टडी की जाती है, उन वेज का स्टडी की जाती है जो एक सोसाइटी यूज़ करती है, चूज़ करती है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, राइट। तो इस पे इकोनॉमिक्स के अंडर क्या स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी, ठीक है। स्कैर्सिटी का मीनिंग आपको पता ही है, जहाँ पे क्या हो, डिमांड क्या हो, रिसोर्सेज की डिमांड क्या हो, ज़्यादा हो, और सप्लाई क्या हो, कम हो, राइट। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इन स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्टडी क्यों की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या है, हमारे लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज को इसलिए स्टडी किया जाता है, स्टडी करके ये देखा जाता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि उनका मैक्सिमम यूज़ हो सके, अच्छे से यूज़ हो सके, और लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। दैट्स वाई जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है उसकी स्टडी की जाती है, राइट। एंड स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज, ठीक है, ये दोनों बातें इंटर रिलेटेड है। एंड
स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर ये भी स्टडी किया जाता है डिसीजन मेकिंग रिलेटिंग, मतलब जो हमने पढ़ चुके हैं हम कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। तो ये हो गया, इकोनॉमिक्स का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो उसी टाइम हमने देखा था कि माइक्रो जो है, माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, एक छोटा, है ना। तो माइक्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड माइक्रोस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल। ठीक है, मीन्स इसमें हमने जो स्टडी करनी है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। हमने उसी टाइम पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करना है। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे मीन्स एक इंडिविजुअल फर्म की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की हो सकती है। ठीक है, तो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम पढ़ ही चुके हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है ना। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम होती हैं उनको स्टडी किया जाता है अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लाइक सेम माइक्रो जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है लार्ज। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इसमें तो बात हो गई कि एक इंडिविजुअल लेवल पे, और जब हम पूरी इकोनॉमिक की एज अ होल जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करते हैं, वो किसके अंडर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, राइट। पूरे इकोनॉमी लेवल पे क्या मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसकी स्टडी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, राइट। And third one is microeconomics is basically concerned with determination of output for individual firm or industries। means कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज की क्या आउटपुट हो उसका डिसीजन उसको डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे। मीन्स अगर मैं बात करूं कि एक टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी कितनी आउटपुट होनी चाहिए, तो इसका डिसीजन, इस प्रॉब्लम का डिसीजन इसको स्टडी किया जाएगा अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर जितनी भी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब की आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट की यहाँ बात की गई है। ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमिक लेवल पे कितनी आउटपुट होनी चाहिए उसका डिसीजन, इस प्रॉब्लम की स्टडी की जाएगी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एंड फोर्थ वन इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assumes that macro variables are constant। ठीक है, कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उस टाइम हम ये एज्यूम करते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। और माइक्रो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जस्ट एग्रीगेट आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, उस टाइम हम ये, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उस टाइम हम ये मानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है या जनरल प्राइस लेवल है उनको कांस्टेंट मान के चलते हैं। सेम लाइक दिस, अगर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है उस टाइम हम माइक्रो वेरिएबल्स जो भी इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, राइट। एंड लास्ट वन इज मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन से, सप्लाई एंड डिमांड। इनके ऊपर आपका फुल चैप्टर है, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। आप पढ़ोगे आगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट, तो इसमें मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड play significant role in the context of microeconomic problem like price of product। ठीक है, मीन्स मार्केट फोर्सेस जो है सप्लाई और डिमांड का एक मेजर रोल होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी इंडस्ट्रीज की प्राइस फिक्स करने में, डिसाइड करने में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे जाके कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, जहाँ पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व जहाँ पे कट करते हैं वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स किया जाता है। अच्छे से आपको आगे जाके समझ आएगा। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 12th में पढ़नी है, अभी इस साल तो आपको ये माइक्रो ही है। ठीक है,
तो 12th में जब आप पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक मिलिट्री पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज, ठीक है, इनका एक मेजर रोल होता है। जो इकोनॉमिक लेवल पे प्रॉब्लम होती है लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए क्या मेजर्स फॉलो किए जाएं वो हम पढ़ेंगे इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।